नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। नमस्कार, मैं हूं अमित पाले। सुबह के 9 बजे हैं और हम आपके लिए लेकर हाजिर हैं सुबह 9 बजे की 9 बड़ी खबर। आज हम आपको दिखाएंगे ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी एंड फैमिली से सीबीआई की पूछताछ, बीजेपी के पूर्व सांसद पर महाराष्ट्र पुलिस का महामारी एक्ट और कैसे बदलने वाली है मदरसों की सूरत। पश्चिम बंगाल के कोयला तस्करी मामले में सीबीआई का शिकंजा ममता बनर्जी के करीबियों पर कसने लगा है। अब से कुछ देर बाद सीबीआई अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा से पूछताछ करने वाली है। आज का दिन न सिर्फ ममता बनर्जी बल्कि उनके राजनीतिक विरासत के उत्तराधिकारी अभिषेक बनर्जी के लिए भी अहम है। पहले अभिषेक बनर्जी की पत्नी की बहन से पूछताछ हुई और आज अभिषेक की पत्नी रुजिरा बनर्जी से सीबीआई कोयला तस्करी केस में सवाल जवाब करने वाली है। बंगाल के 4 जिलों की कोयला खदानों से करोड़ों रुपए के कोयले की चोरी के रैकेट में रुजिरा बनर्जी और उनकी बहन मेनका गंभीर का नाम सामने आया है। सीबीआई सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सीबीआई की टीम आज 11 बजे कोलकाता में रुजिरा के घर पहुंचेगी। इस टीम को सीबीआई के एएसपी उमेश कुमार लीड कर रहे हैं। पूरा मामला पश्चिम बंगाल के 4 जिलों में अवैध खनन से जुड़े हुई काली कमाई अर्जित करने का है, जिसमें जिक्र उनकी पत्नी रुजिरा बनर्जी और उसकी बहन मेनका गंभीर का भी। रुजिरा बनर्जी नरूला दिल्ली के एक कारोबारी परिवार से ताल्लुक रखती हैं। उन्होंने खुद थाईलैंड की नागरिकता ले रखी है। रुजिरा के पास थाईलैंड की नागरिकता, थाईलैंड का बैंक अकाउंट है। यही बात कोयले की तस्करी के केस में उनका लूज पॉइंट बन गया है। इल्जाम ये है कि कोयला चोरी करने वाले गैंग के सरगना अनूप माझी ने रुजिरा बनर्जी के बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए। मामला पश्चिम बंगाल के आसनसोल, पुरुलिया, बांकुरा रेंज में खदानों से कोयले की चोरी का है। पिछले साल 27 नवंबर को सीबीआई ने इस मामले में एफआईआर दर्ज की थी। इसमें अनूप माझी उर्फ लाला का नाम सामने आया था। कुछ ही दिन पहले बीजेपी में शामिल हुए शुभेंदु अधिकारी ने भी आरोप लगाया कि अनूप माझी ने रुजिरा के बैंकॉक के बैंक अकाउंट में रोजाना 1.5 लाख थाई करेंसी जमा कराई। सीबीआई अब इसी बात की जांच कर रही है। पुणे में पूर्व बीजेपी सांसद की बेटी की शादी में कोरोना नियमों के उल्लंघन पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। और शादी में शामिल महाराष्ट्र के कई सीनियर लीडर्स और दूसरे वीआईपी गेस्ट नई कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ा रहे थे। शादी हो या कोई सार्वजनिक समारोह, कोरोना गाइडलाइंस का पालन कर मिसाल तो ऐसी हस्तियों को कायम करनी चाहिए थी। लेकिन पुणे में बीजेपी नेता और पूर्व सांसद धनंजय महाडिक के बेटे की शादी में वो सारी मिसालें धराशायी हो गईं। न किसी ने मास्क पहना और न ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया। रविवार की जिस शाम पुणे में शादी हो रही थी, उसी वक्त महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री राज्य के लोगों से बढ़ते कोरोना को देखते हुए एहतियात बरतने की अपील कर रहे थे। लेकिन विपक्ष के नेता से लेकर सरकार में सहयोगी चेहरों तक ने इसका ख्याल नहीं किया। अब पुलिस ने इस पर एक्शन लेते हुए शादी के आयोजक पूर्व सांसद धनंजय महाडिक के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुणे के हडपसर थाने में दर्ज मामले में शादी के आयोजन स्थल लक्ष्मी लॉज के मालिक और मैनेजर को भी नामजद किया गया है। शादी में नेताओं और बड़ी हस्तियों के साथ 100 से ज्यादा गेस्ट पहुंचे थे, जबकि सरकार ने पुणे में किसी शादी समारोह में 200 से ज्यादा मेहमानों के आने पर पाबंदी लगा रखी है। पिछले दिनों खुद बीजेपी ने एनसीपी के एक नेता के घर में शादी को लेकर सवाल उठाए थे। महाराष्ट्र में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बावजूद लोग मास्क जैसे बुनियादी बचाव की भी अनदेखी कर रहे हैं। अकेले मुंबई में बिना मास्क के एक दिन में 14,000 से ज्यादा लोग पकड़े गए और 28 लाख से ज्यादा जुर्माना वसूला गया। कोरोना आउटब्रेक, क्वारंटीन, कंटेनमेंट जोन, लॉकडाउन, इन शब्दों से लोग अपना पीछा छुड़ा ही रहे थे कि एक बार फिर से ये आफत गले पड़ती नजर आ रही है। चंद दिनों पहले जिन चेहरों पर मास्क नदारद हो गए थे, वो फिर से जरूरी हो गए हैं। लेकिन पूरे महाराष्ट्र में ऐसे तमाम लोग हैं जिन्हें अब भी परवाह नहीं। पिछले 24 घंटे में देश भर में कोरोना के 10,493 नए केस सामने आए। इनमें से 5,210 कोरोना के मामले अकेले महाराष्ट्र से हैं और 2,212 केस केरल में दर्ज हुए। मतलब ये कि देश भर के 52% से ज्यादा कोरोना के मामले सिर्फ महाराष्ट्र और केरल से हैं। महाराष्ट्र के मुंबई के अलावा अमरावती, नागपुर, यवतमाल और अकोला में कोरोना के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ी है। सादर स्टेशन के पास रानड़े रोड पर इस वक्त हम मौजूद हैं। ये सड़क इस्तेमाल की जाती है यात्रियों के लिए।
हजारों यात्री स्टेशन के भीतर जाते हैं, बाहर निकलते हैं। मुख्य सड़क है, यहाँ पर कई सारे फुटपाथ पर दुकानें हैं। महाराष्ट्र की तरह मध्य प्रदेश में कोरोना को लेकर लापरवाही के मामले सामने आए हैं, जबकि इंदौर और राजधानी भोपाल जैसे शहरों में से ज्यादा नए मामले रोज सामने आ रहे हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना के बढ़ते आंकड़े और विधानसभा में जनप्रतिनिधियों की लापरवाही हैरान करने वाली है। ये तब है जब भोपाल और इंदौर में तेज होते संक्रमण पर सीएम ने समीक्षा बैठक की और गृह मंत्रालय को दिशा निर्देश जारी करने को कहा। इसके तहत राज्य के 12 जिला कलेक्टरों को तत्काल अपने अपने जिलों में क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप बनाने को कहा है, जिस पर आज ही बैठक होनी है। लेकिन राज्य के मंत्री और विधायक कोरोना को लेकर कितने लापरवाह हैं, ये तस्वीरों में भी दिखता है और उनके बयानों में भी। लगा हाथ में है ना, तो आज का सर जो कोरोना एक बार फिर से रिटर्न लगा लेते हैं, लगा लिए लोग। देखिए, आपको क्या लग रहा है, फिर से कहीं लॉकडाउन की उम्मीद तो नहीं दिखाई? लॉकडाउन की उम्मीद नहीं है। लोग सिक्योर रहें, सुरक्षित रहें और कोरोना नियमों का पालन करें। इससे मैं समझता हूँ कोरोना फैलने की कोई दिक्कत नहीं है। मुझे इसको लगाने से बहुत ज्यादा उल्टी होती है। बंगाल में चुनावी गर्मी है तो उत्तर प्रदेश में बिना चुनाव के ही सियासी तापमान चढ़ा हुआ है। कृषि कानूनों पर मोदी सरकार को घेरने में जुटी प्रियंका गांधी वाड्रा आज एक बार फिर से यूपी दौरे पर हैं। सियासत के भंवर में फंसी कांग्रेस की नैया को पार कराने निकली प्रियंका गांधी वाड्रा आज हिंदुत्व के सॉफ्ट रथ पर सवार होकर मथुरा वृंदावन की गलियों की खाक छानेंगी। 11 फरवरी को प्रियंका ने मौनी अमावस्या के मौके पर प्रयागराज के संगम में डुबकी लगाई थी और आज 23 फरवरी को वो वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में माथा टेकने पहुंचेंगी। पिछले कुछ दिनों से प्रियंका गांधी देश के सबसे बड़े सियासी सूबे यूपी के दौरे पर बार बार जा रही हैं। बिजनौर, मुजफ्फरनगर, प्रयागराज के बाद आज मथुरा वृंदावन में उनका कार्यक्रम है। सबसे पहले वो मथुरा के पालीखेड़ा मैदान में किसान महापंचायत में हिस्सा लेंगी। मोदी सरकार के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ हुंकार भरेंगी और किसान पंचायत से निकलकर वो सीधे वृंदावन जाकर भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप का दर्शन करेंगे। बागपत में ग्राहकों को लेकर 2 दुकानदार आपस में भिड़ गए और दोनों पक्षों में पहले कहासुनी हुई और फिर देखते ही देखते मारपीट और लाठी डंडे चलने लगे। दो दुकानदारों के बीच लठ चलने लगे, जिसे जहां मौका मिला वो वहां लठ बरसाने लगा। कभी एक गिरता तो दूसरा उस पर टूट पड़ता और कभी दूसरा गिरता तो वो पिटने लगता। सबको लठ पड़ रहे थे, लेकिन कोई पीछे हटने के मूड में नहीं था। तस्वीरें बड़ौद के अतिथि भवन मार्केट की हैं। दो दुकानदारों की चाट की दुकान अगल बगल है। ग्राहकों को अपनी दुकान में बुलाने को लेकर दोनों पक्षों में विवाद शुरू हुआ, लेकिन थोड़ी देर में मारपीट शुरू हो गई और ऐसा हंगामा मचा कि काफी देर तक मौके पर अफरा तफरी मची रही। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो पुलिस एक्शन में आई। पुलिस ने दोनों पक्षों के 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। हिंदू संगठनों की शिकायत पर मध्य प्रदेश पुलिस ने लव जिहाद के आरोपी को पकड़ लिया है। मामला सागर जिले का है, जहां युवक की गिरफ्तारी के बाद मामला गर्मा गया। सागर की सड़कों पर शाम होते ही पुलिस बल तैनात हो गया। लव जिहाद का आरोप लगते ही प्रशासन के कान खड़े हो गए। थाने से लेकर सड़कों तक पुलिस दिखने लगी। ये एक्शन हुआ हिंदू संगठनों के आरोपों पर। हिंदू संगठन के लोगों ने आरोप लगाया कि युवक ने अपना नाम अंशुल बताकर लड़की को झांसे में लिया। लड़की युवक के साथ ललितपुर से सागर आ गई। सागर में पता चला कि युवक का असली नाम आमिर अली है। आमिर अली ने युवती को सागर में बंधक बनाकर रखा था। पता चला कि रात में तो लड़की अकेली रहती है, लेकिन दिन में एक लड़का आता है। तो जब आज गए वहाँ पे तो हमने पुलिस को सूचना दी। पुलिस वहाँ पहुँची तो लड़के ने जब नाम पूछा लड़के का तो उसने अपना नाम बताया कि हमारा नाम अंशुल कुशवाहा है। लड़की भी
ने अपना नाम बताया। फिर लेकिन जब लड़के से तरीके से पूछताछ की, पुलिस ने पूछा कि नहीं तुम्हें तो हम जानते हैं, लोग लड़के जानते थे। तो बाद में पता चला कि वो सनीचरी की निवासी कोई आमिर अली करके। तो लड़की ने भी ये बताया कि भाई उसको ये जानकारी नहीं थी कि ये लड़का मुस्लिम है। उसको यही मालूम था कि ये कोई कुशवाहा है, समाज का कोई लड़का है, तो इसलिए उससे दोस्ती करे हुए थे। जैसे ही युवक को पकड़कर थाने लाया गया, वैसे ही गोपालगंज थाने के बाहर दोनों समुदाय के लोग जमा हो गए और नारेबाजी होने लगी। हमारा कहना भी है जो मुजरिम है उसको बिल्कुल सजा मिले, सख्त से सख्त सजा मिले, हमें उससे इनकार नहीं है। हमारे धर्म में भी ये चीज़ जायज़ नहीं है। अगर मुजरिम है तो सजा मिले, लेकिन अगर बच्ची भी उसमें इन्वॉल्व है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। पुलिस की जांच शुरू हो चुकी है। युवक और युवती दोनों से पूछताछ की जा रही है। पुलिस के मुताबिक लड़के ने 2-3 दिन पहले ही नाम बदलकर कमरा किराए पर लिया था। अभी उसने रिसेंटली 2-3 दिन पहले ही रूम ये लिया था और लड़की को दिलाया था। और ये बात सही है कि उसमें जो उसने रूम दिलाया था तो उसमें रूम दिलाने में उसके मकान मालिक को जो उसने नाम बताया था उसके वास्तविक नाम में अंतर आया था। लड़की से भी सवाल किए जा रहे हैं। पुलिस के मुताबिक लड़की के परिवार वालों से भी बात होगी, उसके बाद आगे का एक्शन तय किया जाएगा। मदरसों में अब उर्दू और कुरान के साथ साथ मॉडर्न एजुकेशन पर भी पूरा जोर दिया जाएगा। पुणे में आज से मदरसों के टीचर्स और कोऑर्डिनेटर्स के लिए 20 दिन के ट्रेनिंग कैंप की शुरुआत हो रही है। देश के मदरसों की तस्वीर अब बदलने वाली है। मुस्लिम बच्चों के एक हाथ में कुरान होगी तो दूसरे हाथ में कंप्यूटर। पीएम मोदी का सपना अब साकार होने जा रहा है। जमीयत उलेमाए हिंद ने मदरसों के आधुनिकीकरण की नई मुहिम शुरू की है। आज से पुणे के आजम कैंपस में मदरसों के टीचर्स और कोऑर्डिनेटर्स के लिए 20 दिनों के ट्रेनिंग कैंप की शुरुआत हो रही है। इस ट्रेनिंग कैंप में दिल्ली, बिहार और वेस्ट यूपी के मदरसों में पढ़ाने वाले टीचर्स और कोऑर्डिनेटर्स मौजूद हैं। यहाँ उन्हें नए कोर्सेज के लिए तैयार होने की ट्रेनिंग दी जाएगी और बताया जाएगा कि बच्चों को मॉडर्न एजुकेशन की तरफ कैसे ले जाना है। देश के अलग अलग हिस्सों से आए हैं ये लोग, मदरसे का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, यहाँ से ट्रेनिंग लेंगे और अपने मदरसे में जाके दूसरे जो टीचर्स हैं उनको, साथ ही जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी बताएंगे कि मॉडर्न एजुकेशन किस तरीके से फ़ायदेमंद है और किस तरीके से स्टूडेंट्स में मॉडर्न एजुकेशन दिया जा सकता है। मदरसों से निकलने वाले बच्चे अभी आगे की पढ़ाई के लिए दर दर भटकते थे। अब इन बच्चों को दूसरे स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में कैसे एडमिशन मिल सकता है, ये सब भी ओपन स्कूल के जरिए बताया जाएगा। देश भर के मदरसों के लिए बने इस प्लान के पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर यूपी के 11 जिलों के 100 मदरसों और महाराष्ट्र के 100 मदरसों को चुना गया है। जो हमें मान लीजिए कि हम मदरसे से निकलकर हम कोई इंजीनियर बनना चाहें या डॉक्टर बनना चाहें, जाहिर सी बात है तो उसके लिए हमारे पास सर्टिफिकेट होना चाहिए मदरसे में पढ़ना। और आखिर में इटली में फटे ज्वालामुखी माउंट एटना को लेकर आशंकाएं। दुनिया के इस मशहूर ज्वालामुखी में विस्फोट लगातार गंभीर होता जा रहा है। इटली में कई दिनों से धधक रहा यूरोप का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी माउंट एटना आगे क्या कहर बरपाने वाला है, इसे लेकर वैज्ञानिकों की चिंता बढ़ गई है। वैसे तो माउंट एटना समेत पूरा सिसिलियाई पर्वतीय क्षेत्र सैलानियों के लिए आकर्षण का केंद्र है, लेकिन पिछले कई हफ्तों से यहाँ आसपास फटकना भी मुश्किल हो गया है। ज्वालामुखी क्षेत्र में विस्फोट इतने गंभीर हैं कि धुएं और राख का गुबार आसमान छू रहा है। दहकते लावे के बीच भूकंप के झटके भी लगातार आ रहे हैं। ज्वालामुखी विस्फोट के साथ आ रहे यही झटके वैज्ञानिकों की चिंता का विषय है, क्योंकि माउंट एटना में विस्फोट की वजह से पूरा सिसिलियाई पर्वतीय क्षेत्र मेडिटेरेनियन सी की तरफ खिसक रहा है। ज्वालामुखी विशेषज्ञ यहाँ लगे 100 से ज्यादा जीपीएस स्टेशन के जरिए 3 साल से इस मूवमेंट की स्टडी कर रहे हैं। अब तक की स्टडी के मुताबिक अगर समुद्र तल से लगा ज्वालामुखी का कोई हिस्सा फटा तो बड़ी तबाही आ सकती है। मेडिटेरेनियन सी के किनारे बसी 10 लाख की आबादी के सामने खतरा पैदा हो सकता है। राहत की बात यह है कि माउंट एटना के जिस हिस्से में फिलहाल विस्फोट हो रहा है उससे आसपास के शहरों पर कोई खतरा नहीं। और फिलहाल वक्त एक ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपको बता दें इंडिया टीवी पर आज आपके लिए क्या है खास।